नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आज चलिए हम लोग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, गर्भधारणा के लिए किस प्रकार से हम कौन से कल्पों का उपयोग करेंगे। गर्भधारणा में कौन से कल्पों का क्या महत्व है। एक सिर्फ आज देखिए, वंध्यत्व, ये आयुर्वेद में वंध्यत्व के अलग अलग कारणों का निदान का वर्णन किया है। बट वो सभी तो है, ऋतु क्षेत्र बीज अम्बु, इन सभी की दृष्टि मानिए, इन सभी का अच्छा होना मानिए, क्योंकि ऋतु की विकृतियों को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के अंदर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्षेत्र यानी गर्भाशय की कुछ रचनात्मक विकृतियां या गर्भाशय की दृष्टि, बीज यानी आर्तो दृष्टि, आर्तो ठीक से नहीं बन रहा है अभी बीज में, कहीं ना कहीं फिर सारी बातें आती है, एंडोमेट्रियल और थिकनेस बढ़ना, प्रॉपर ओवुलेशन होना वगैरह सब कुछ उसमें आ जाता है। और अंबु यानी पोषण, जैसे हमने कल ही देखा था ना कि आयुजीआर या गर्भ, तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि गर्भ तो स्थापित हो जाता है बट बाद में उसका अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है, जिसमें कुछ क्रॉनिसिटी होती है, जहाँ कई बार ऐसे होता है कि लाइक उसका पोषण ठीक से नहीं हो पाता है और कुछ भी कारण हो सकते हैं। बट गर्भधारणा के लिए आयुर्वेद में मैं सिर्फ आज फॉर्मुलेशंस पर ही फोकस करेंगी। मैंने कल भी सिर्फ फॉर्मुलेशंस बताए थे, क्योंकि जैसे बाकी सभी फैक्टर्स को हमने कई बार सत्रों के रूप में अलग अलग इसमें डिस्कस किया है, और लोगों की रुचि होती है कि ज्यादा से ज्यादा वो फॉर्मुलेशंस भी चाहते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य था। और इसी बहाने हम सभी आपके वैद्यों से चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो भी फेसबुक के भी दर्शक हैं और जो भी हमारे सत्र में जुड़ते हैं, उन सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने कुछ भी अनुभव डालें। मैंने अभी आज ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखा एक, जस्ट मैं केस शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके की केस थी। एक्चुअली 28 ईयर्स की फीमेल थी एंड उसके पति की उम्र 34 ईयर्स की थी। शादी को 4 साल हुए थे एंड देयर वाज नथिंग, कि कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत अच्छा ये था, मतलब जनरल कंडीशन अच्छी थी, ऋतु क्षेत्र सारे हमने हिस्ट्री ली सारी, वहां पर भी कुछ जो भी बातें होती उन सभी का भी परीक्षण किया, बट ऐसे कुछ खास उसमें मिला नहीं कि जिसको लेकर हम परेशान हो गए। नॉर्मल रूटीन इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, यूरिन, यूएजी करवाई, दोनों की करवाई, दोनों के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, कुछ भी चिंताजनक नहीं था, मतलब दोनों इस प्रकार से रिलेशन या जो भी है कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में ऐसे होता है ना कि क्या करे क्या दे। तो एक हमने वहां पे ऐसे विचार किया कि कहीं ना कहीं तो कुछ जो एक समय या उस प्रॉपर टाइम पर जो एक होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो वो हम थोड़ा सा इसको इंड्यूस कर लेते हैं। फिर सिंपल आम पाचक वटी चलाई थी, आरोग्यवर्धिनी चलाई, 7 दिन की आरोग्यवर्धिनी, आम पाचक वटी 5 दिन की। वैसे तो कोई सामता के लक्षण नहीं दिख रहे थे, बट कहीं ना कहीं चलिए, क्योंकि कई बार आम पाचन सेवा का अनुलोमन भी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें अपान के क्षेत्र पर करना होता है, जैसे गर्भाशयी अपान वायु के क्षेत्र में आता है, अधो उदर में इसका स्थान बताया गया है। तो बस उसी को लेकर ये सोचा और ये दो चला दिए थे। नेक्स्ट 7 दिन के बाद फिर एक थोड़ा सा तो भी कोई तो शोधन करे करके हमने इसमें विरेचन दिया था। इस विरेचन के पहले मैंने फलघृत का ही पान करवाया, फलघृत का पान करवाया 5 दिन के लिए। फिर एक दिन का उनको अभ्यंग वगैरह करवाया एंड नेक्स्ट डे उसको तीव्रता अवलेह दिया था सवेरे मॉर्निंग में 40 ग्राम की मात्रा में। उसको विरेचन मध्यम शुद्धि हुई थी, 12-13 ऐसे वेग आए थे। उसके बाद संसर्जन क्रम चला दिया था। संसर्जन क्रम के बाद यानी इसमें 1 महीना गया, सिंपल से मेडिसिन दिए थे, क्योंकि कुछ ऐसे विशेष कारण हमें नहीं मिले थे। उसके बाद उसके 5वें दिन से फिर स्टार्ट किया था फलद्रुत, और सिंपली त्रिफला चूर्ण दिया था। क्योंकि एक हमारे मतलब गुरु थे, वैद्य थे, उनको मैंने देखा था कि वो कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए त्रिफला चूर्ण का बहुत ही उपयोग करते थे। उनका ये मानना था कि त्रिफला सब कर सकती है, त्रिफला तीनों दोषों के ऊपर काम करती है, तो आपको दूसरे मेडिसिन की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने त्रिफला चूर्ण से काफी बार उनको अच्छे रिजल्ट मिलते थे, मतलब देखा था। वो एक इसमें ये था, त्रिफला चूर्ण चला दिया, फलभूत चला दिया, और एक तीसरा दिया था लक्ष्मणारिष्ट, क्योंकि लक्ष्मणा मूली का भी गर्भधारणा में काफी अच्छा रोल होता है। बाकी थोड़ा सा आहार में बदलाव, ज्यादा दूध का, घी का उपयोग करवाना,
दोनों को बहुत ही पवित्र भावना से रहना, या जो भी उनका ये होता था, शेयरिंग होता था, सब कुछ उसी प्रकार से बताया था। ये कंटिन्यूली हमने छठे दिन से स्टार्ट किया था, कंटिन्यू किया। उस महीने में तो कुछ मतलब बात बनी नहीं, या ये नहीं हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। फिर नेक्स्ट महीने में सोचा कि हमने आम किया था, विरेचन किया था, थोड़ी मात्रा बस्ती का उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट महीने में भी हमने फलगुरुत कंटिन्यू किया। यहाँ पे अभी क्षीरपाक स्टार्ट कर दिया था। क्षीरपाक में प्रजास्थापन गण के कुछ द्रव्य ऐड किए। प्रजास्थापन कषाय वैसे तो डायरेक्टली मिलता है, बट क्षीरपाक घर पर बनाकर यूज करते तो और ज्यादा बेहतर बनता है, और खुद से बनाते तो पेशेंट की भावना भी उसमें होती है कि चलो भाई मैं अपने लिए ये आप, इसीलिए मैं हमेशा देखिए मेरा मतलब ज्यादा फोकस वही रहता है कि सभी रुग्ण हो, वैद्य हो, अपने आप से मेडिसिन बनाते हैं ना, तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। वो एक तरीके से, जैसे वो अगर खुद से क्षीरपाक बनाती है तो उसमें उसकी खुद की भावनाएं होती है कि भाई मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ तो मुझे इसका इफेक्ट मिलेगा। तो वो एक मतलब एक जैसे ना एक मोटिवेशन के रूप में, एक भावना के रूप में भी, जैसे गर्भ संस्कार में भी वही बातें होती है ना कि ज्यादा से ज्यादा मॉरल पॉजिटिवनेस, मॉरल सपोर्ट, पॉजिटिविटी डेवलप करना, वही उसका उद्देश्य होता है। तो इसी प्रकार से वहां पर भी वो सोचकर क्षीरपाक प्रजास्थापन करके जितने भी द्रव्य उसको मिले उन सभी के साथ प्रजास्थापन करके ये क्षीरपाक स्टार्ट किया था। और फिर हमने मात्रा बस्ती स्टार्ट की थी। भला अश्वगंधा की मात्रा बस्ती दिया 50 ml, 5 दिन दिया मात्रा बस्ती। तो मतलब ये प्रॉपर पीरियड कैच करना जरूरी था, तो प्रॉपर पीरियड पर मात्रा बस्ती वहां पे उसको दी गई थी। तीसरा महीना था, वैसे तो 2-3 महीने तो इतने आराम से लग ही जाते थे। फिर नेक्स्ट वो जो मात्रा बस्ती दिया था और ये चिरपाक दिया था, फलभूत का पान चल रहा था, फिर उस महीने में उसकी जो यूपीटी थी वो पॉजिटिव आ गई थी। तो मेरा मतलब ये है कि कई बार हम थोड़ा सा आम पाचन, एक खादा, कोई भी जो भी आपको लगता है कि शोधन का एक इजी मार्ग है, उस पेशेंट की प्रकृति को देखकर, उसका सारा ऑब्जर्वेशन करके, हिस्ट्री लेकर आप वो डिसाइड करिएगा। कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है ना कि जैसे अभी फाइब्रॉइड के केसेस होते हैं, फाइब्रॉइड के केसेस में अभी जैसे बसंत ऋतु आ रहा है, अगर आपके पास कोई फाइब्रॉइड की केस है ना, तो आप और जरूर ट्राई बढ़ाइए, करिए। बहुत मतलब अच्छे से वमन के साथ कफ और पित्त दोषों पर काम हो जाता है, और सारा पूर्ण रूप से एक ऊर्ध्व शरीर ओपन अप हो जाता है, क्लियर हो जाता है, जो भी संचित दोष है वो निकल जाते हैं। वमन और विरेचन जो भी पेशेंट को अच्छा लगता है या कंफर्टेबल होता है, वो दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट वमन के भी रिजल्ट काफी अच्छे मिल जाते हैं। क्योंकि वंध्यत्व की चिकित्सा में हमें सभी पंचकर्मों का उपयोग करना पड़ता है, क्रम से करना पड़ता है, जैसे जहां पर भी जो भी जरूरत होती है ना, उसी प्रकार से वहां पर उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो वो सोच के फिर वहां पे वमन दिया जा सकता है, उसका काफी सुंदर रिजल्ट मिल जाता है। अभी मैं आपको और एक बहुत ही, जैसे मैंने प्रजास्थापन गण की बात की, तो प्रजास्थापन गण के काफी हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे संभाषा में आते थे, काफी उसका उपयोग किया करते थे। एंड वो खुद से ही बना कर देते थे। डॉक्टर रचना थी, वो भी काफी अच्छा काम करती थी उसी प्रकार से। इसमें इसमें एक ब्राह्मी करके है। ब्राह्मी ये वैसे हम बुद्धि के लिए, मेधा के लिए यूज करते हैं, बट ब्राह्मी ये रक्त धातु पर भी काम करती है, और ये एक रसायन के रूप में भी काम करती है। तो अब ब्राह्मी वटी या ब्राह्मी से बने जो भी है उसका भी इसमें जरूर उपयोग कर सकते हैं। प्रजास्थापन गण की सारी औषधियां जो है इसमें रिपीटेड जो हिस्ट्री होती है, भी बैड अपस्टिक हिस्ट्री होती है या जो भी है, वहां इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाता है, तो वहां हम इसका जरूर उपयोग करते हैं। एक केस में हमने देखा था कि जीवनीय चूर्ण मिलता है मार्केट में। जीवनीय चूर्ण जिसमें जीवनी गण के द्रव्य है, जीवनीय चूर्ण, जैसे अभी मैंने त्रिफला चूर्ण की बात की थी, तो जीवनीय चूर्ण से भी सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। इसी क्रम में एक घृत आता है जो अभिनव नवजीवन, एक प्रोफेसर सिद्धनंदन मिश्रा की जो ये है किताब है, उसमें इसका वर्णन मिल जाएगा आपको। ये वंध्य चिकित्सा पर उन्होंने ये बताया गया है। ये एक प्रकार का घृत जो है, बहुत सुंदर तरीके से इसका रिजल्ट मिलता है, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में इसका उपयोग होता है। एंड सो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो घृत बनता है इसमें देखिए क्या कंटेंट्स है।
इसमें शतावरी है, अश्वगंधा भी है, अपामार्ग है, बला है, देन एरंड है, नागकेशर है, फिर कुछ गोदुग्ध, गोघृत, नागकेशर आदि प्रक्षेप द्रव्य मिलाकर जैसे हम लोग यूजुअली घृत बनाते हैं, इसी प्रकार से इस घृत को बनाया जाता है और इसका प्रयोग करते हैं। ये जैसे मैंने बताया सिंधु नंदन मिश्र के इसमें इसका उपयोग आया है और इसी घृत का पीचू रखवाना होता है। एंड ये खास करके देखिए जैसे इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व के कई कारण होते हैं। कई बार एंडोमेट्रियम की परत ठीक से नहीं बनती है, कई बार इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं होता है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग या परत बहुत पतली होती है ना, तो भी ठीक से वहां पर गर्भस्थापना नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन में हम क्षीरपाक, मात्राबस्ती और पीचू तीनों का बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। ये जो हम पीचू यहाँ पे रख देते हैं ना, इस घृत का मैंने रखवाया था, तो क्विकली बहुत ही आराम से इस फ्लोरा से, वेजाइनल फ्लोरा से ये बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है और उस क्षेत्र तक पहुंच जाता है और एक प्रकार से सेंसरी जो इम्पल्सेस होते हैं जो कि रिलीज करते हैं हार्मोन को, और फिर हेल्प होती है एंडोमेट्रियम की परत को कि वो अच्छे से बने। इसमें जो मैंने जीवनी चूर्ण बताया ना, वो भी इसी प्रकार से प्रमोट करता है ब्रूहन को, वृक्ष को, स्निग्ध से गुण है इसमें भी। और ये भी कई बार इस जीवनीय चूर्ण से, देखिए जीवनीय चूर्ण से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन वहां पर इंप्रूव हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो वहां के सारे ऑर्गन्स फिर से एक बार अच्छे से कार्य करने लग जाते हैं। एंड ये जीवनीय चूर्ण ये एंडोमेट्रियल की थिकनेस को बढ़ा देता है और फिर जो गर्भस्थापना के चांसेस अल्टीमेटली बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दो का रिजल्ट, दो केसेस में हमने देखा था, काफी अच्छे से इसके रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो वो आप इस देखिए जो भी आपके पास हो उसी से काम चला लीजिएगा। जैसे आप इसका ये भी कर सकते चूर्ण के रूप में। दूसरा मैं बताती हूँ एक कॉम्बिनेशन और जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने ब्राह्मी का उदाहरण दिया था, इसी से गुड़ुचि, ब्राह्मी, हरितकी, इन तीनों का चूर्ण दूध के साथ छठे दिन से पिलवाइएगा। गुरुचि, ब्राह्मी, हरितकी, मैं रिपीट कर रही हूँ, गुरुचि, ब्राह्मी, हरितकी। मैंने अलग अलग इसमें देखा कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन काफी सुंदर है, क्योंकि हरितकी के बारे में हम जानते हैं ब्राह्मी किस प्रकार से प्रमोट करती है, और गुरुचि भी इसी प्रकार से, वो भी एक कहीं ना कहीं जाकर इम्यूनिटी मानिएगा, गुरुचि ये बल देने वाली है, रसायन के रूप में भी काम करती है। तो वो तीनों का इफेक्ट मिला जुला बेस्ट मिल जाता है इसमें। खास करके जो हमारा ड्रग सिलेक्शन होता है, इट शुड बी अकॉर्डिंगली द दोषा डोमिनेंस, दोष के डोमिनेंस के करिए पेशेंट में क्या मिल रहा है। वात प्रधानता मिल रही, पित्त प्रधानता मिल रही, कफ प्रधानता मिल रही है, जो भी है। कई बार बहुत ही क्रूश और पतली सी अगर महिला होती है, मतलब जैसे उसको देखकर लगता है कि भाई इसका वजन कम है, इसमें एनीमिया हो सकता है, ऐसा थोड़ा सा जिसमें पुष्टि कम है, बल कम है, ऐसी अगर महिला होती है तो सिंपली इसमें हम महारसनादि काढ़ा और फिर नारायण तेल की मात्रा बस्ती, फलगुद का पीचू करवा कर भी काम कर सकते हैं। इसमें एक सुपारी पाक, फूग पाक करके आता है मार्केट, ये भी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत बेस्ट दवा है। तो इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व के लिए हमारे पास पंचकर्म तो होते ही है, बट इसी के साथ साथ अलग अलग जो शास्त्रों में लिखे कुछ बेहतरीन से फॉर्मुलेशंस है, उसी फॉर्मुलेशंस को मैं डिस्कस कर रही हूँ इसमें। आप फिर से शतावरी, आप मैम इसको ना ये किस बारे में बोल रहे डॉक्टर यशोदा, कौन से चूर्ण को लेकर है आपने हेलो मैम, ये गुडुचि ब्राह्मी हरद की बताया ना आपने विथ 15 दिन, मिल्क। 15 दिन देना है, 15 दिन देना है, कम से कम 15 दिन। देखिए कोई भी गर्भस्थापना की जो मेडिसिन होती है ना, स्टार्ट इट फ्रॉम द 6th डे, जब पूरी तरीके से शुद्धि हो गई है गर्भाशय की एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुआ है, छठे दिन से अगले 12 दिन ये आपका गोल्डन पीरियड है। आप कभी भी कोई भी गर्भस्थापना की मेडिसिन, पीचू, मात्रा बस्ती देना चाहती है तो इस 10 दिन में दीजिएगा। और आप ऐसे मतलब पेशेंट आई और तुरंत उसको स्टार्ट कर दिया कि भाई छठा दिन है, मेंस्ट्रुअल हो गए तो आप ये ले लो गर्भस्थापना की मेड, पहले महीने में कभी भी गलती करके भी आप उसको गर्भस्थापना की दवाई अब मत दीजिएगा, ये मेरा
मतलब 100% मेरा ये मानना है। पहले भले पेशेंट बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो, बट कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो भी पहले महीने में हम लोग आमपाचन, चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी ऐसे द्रव्य देकर थोड़ा सा गर्भाशय का बल बढ़ाएंगे। शरीर में जो भी कुछ आमपाचन, कुछ क्लेद है, उसको थोड़ा कम कर देंगे। एंड एक सेकेंड महीने में भी हम इसी प्रकार से गर्भाशय का, देखिए, ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु, इनको थोड़ा बलवान तो बनाइए, आर्तो प्रवृत्ति पर काम करिए। भले वो बोलती है कुछ, कभी अल्प हाथों प्रवृत्ति है क्या, फिर उसमें वात का ये है क्या, कहीं पर बल बढ़ाने की जरूरत है क्या, कहीं बल लाइक जैसे एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम्स है क्या, कहीं पे और अवरोध है, तो देखिए हर एक कारण का तो अगल फिर आपको मतलब उसमें प्लान अलग अलग बनाना पड़ेगा। अगर बीज वाहिनी में अवरोध है तो थोड़ा अलग चलेंगे हम लोग, वहां पे हमें शोधन की, कभी उत्तर बस्ती की जरूरत पड़ती है। बट आज मैं बता रही हूँ कि फॉर्मुलेशंस कैसे हम अपनाएंगे, किस किस बेसिस पर हम लोग फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं जिसके साथ हमारा पेशेंट जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो चुके। क्योंकि देखा है हमने सोसाइटी में वंध्यत्व को लेकर कितना ज्यादा एक सोशल स्टिग्मा होता है, पेशेंट काफी परेशान होता है, तो वो चाहता है कि हमारे पास आते ही वो कंसीव हो जाए। बट ऐसा तो नहीं होता है, और ऐसे करना भी नहीं है हमें, क्योंकि आगे हमने जो भी गर्भस्थापना भी अगर हो जाती है ना, तो भी उसको अच्छे से हमें ये करना पड़ेगा ना, रखवाना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा कि आपने गड़बड़ में ये कर दिया, और अपने ठीक से पेशेंट को हिस्ट्री, या पेशेंट कभी कभी बताते भी नहीं है। कई बार ये भी ऑब्जर्वेशन में आया है, पेशेंट झूठ बोलते हैं, वो बताते नहीं कि पहले बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की शिकायत है। तो कभी कभी हमें ऐसे धोखा हो जाता है कि हमने प्रेगनेंसी तो हो जाती, फिर वो कंटिन्यू हो पाती नहीं हो पाती, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो थोड़ा आराम से काम करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ और एक बताती हूँ मैं, इसमें उदुम्बर का भी काफी उपयोग करते, गांव में अभी भी ये चलता है। उदुम्बर, जो उम्बर बोलते हैं ना, उम्बर या उदुम्बर की जो मूली होती है, उदुम्बर अवलेह भी खिलाया जा सकता है, ये भी काफी सुंदर काम करता है। इसमें उदुम्बर की जो मूली या चूर्ण ले लीजिएगा, ये शक्कर और चावल, इनको लेकर उसका थोड़ा सा पाउडर के रूप में बनाइएगा। आप इसको काढ़े के जैसा बनाकर इसको भिगोइए 7 दिन के लिए। ये हमारे एक वैद्य जी है, और वो मैं नाम नहीं बता सकती, बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं, हम उसका प्रयोग करते रहते हैं, बट किसी की सीक्रेट फॉर्मुलेशंस होते हैं, खुद कोई अपने अनुभव से इसको बनाता है। तो ये उदुम्बर का फॉर्मुलेशन भी काफी सिंपल सा है। उदुम्बर की चूर्ण, चावल और मिश्री, इन तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाइएगा और उसको पीने को दीजिएगा, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट एक और बताती हूँ यशोदा जी आपके लिए, जैसे शंख पुष्पी। आप शंख पुष्पी कैसे यूज करती है? मैं यूज नहीं करती मैम शंख। क्यों? कहाँ मतलब बुद्धि के लिए या कहीं पर और? उसमें मैं ब्राह्मी यूज करती हूँ और जटामांसी वगैरह यूज करती हूँ। अच्छा, मतलब तो शंख, ज्यादातर हाँ, बोलिए बोलिए। ज्यादातर मैं जटामांसी यूज करती हूँ, मेंटल कुछ इशू है तो, और ब्राह्मी वटी, ये दो ही यूज करती हूँ। शंख अच्छा, पुष्पी यूज नहीं किया है मैंने। ओके, और किसी का है अनुभव शंख पुष्पी के साथ? ज्योति जी, शैलेंद्र जी, बताइए। तो मैम शंख पुष्पी का जो मूली होती है ना, उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करके, मतलब एक कल के जैसे बना लीजिएगा, या अगर आपको शंख पुष्पी का चूर्ण मिल जाता है तो उसको पानी के साथ थोड़े कोष्ठ जल के साथ आपको देना है, 250 मिलीग्राम की मात्रा में। आप 5th डे से या 6th डे से, उसकी माहवारी के बाद इसको देना है आपको। 7 दिन के लिए इसको पिला दीजिए। काफी सुंदर ये फॉर्मुलेशन है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, हमने अभी अभी कुछ दिन पहले पुसंवन विधि को लेकर बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि वट अंकुर कैसे काम करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मुलेशन बताती हूँ वट का, हम लोग कभी कभी इसको फॉलो करते हैं। वट का जो एकदम मतलब क्या बोलेंगे, एकदम जो ताजा ताजा अंकुर होता है ना, वट का अंकुर, जो ज्यादा मतलब ज्यादा दिन वाला नहीं, एकदम तरुण ऐसे नया नया जो वाला होता है, उसको लेना है हमें। और इसी अंकुर को अच्छा सा आप खलवा यंत्र में खल कर दीजिएगा, और छोटी सी उसकी गोली बना दीजिएगा। और इन गोलियों को माहवारी के दौरान ही
तीसरे, चौथे, पांचवें दिन आपको इसको देना है। तो ये हर महीने में हम लोग इसका इसी तरह से उपयोग करवा सकते हैं। ये मतलब ये भी अनुभूति है, और वैसे भी हमने देखा कि किस प्रकार से वट का अंकुर काम करता है गर्भधारणा के लिए। जैसे पुंसवन में भी हम लोग उसी का नस्य देते हैं। तो वट के अंकुर का आप जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं, नस्य के लिए करिएगा, या इसी का आप दूध में भी, लाइक दूध के साथ भी आप इसको पका कर दे सकती है। ये भी काफी सुंदर। जैसे इसका अगर आप पुष्य नक्षत्र पर या इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ नक्षत्र देख पर भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इस मूलियों का उपयोग कर रहे, शंख पुष्पी का बताया मैंने और वट का बताया, इसी प्रकार से एक और मूली भी है, अश्वगंधा। बट ऐसे माना जाता है कि अश्वगंधा की मूली को पुष्य नक्षत्र के दिन लाकर रख देना है, और फिर बाद में जब भी वो महिला ऋतुमती हो जाती है, उसका पीरियड आ जाता है, उसके बाद उसको 7 दिन भैंस के दूध के साथ दिन में 2 बार इसको 10-10 ग्राम की मात्रा में चूर्ण के साथ इसको देना है। बेस्ट मतलब जहां रिपीटेडली अबॉर्शन की हिस्ट्री आपको मिल जाती है ना, वहां ये रिजल्ट देने वाला होता है। तो ये अश्वगंधा भी काफी अच्छे से काम करती है। अश्वगंधा की मूली जैसे हम लोग पुष्य नक्षत्र पर या शुभ दिन में लाकर रखिए, ये काम अच्छा करेगी। इसी के साथ साथ एक और एरंड तेल का भी मैंने देखा था, कुछ वैद्य जो थे मतलब एरंड तेल से विरेचन करवा देते थे, बाकी वो कुछ नहीं। 10-10 ml अगर पेशेंट में ऐसे उनको लगा कि कॉन्स्टिपेशन और कहीं ना कहीं कुछ वात जनित ये है, तो एरंड तेल से 10-10 ml पान करवाते थे। आरोग्यवर्धिनी चलवा दिया, चंद्र प्रभावती चलवा दिया। तो ये क्या होता था ना, एक तो वात के क्षेत्र पर, अपान के क्षेत्र पर भी अच्छा काम हो जाता था। और नेक्स्ट मतलब फिर प्रजास्थापन करके द्रव्य होगा या शतावरी मात्रा बस्ती दे दी, बेस्ट रिजल्ट मिल जाते थे। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा मेरा फेवरेट फॉर्मूला है जो मैं हेलो हमेशा से, मैम। बोलिए। मैम बटानपुर कितने देने हैं उसमें? मतलब ग्रंथ में तो 8 पता है, तो 8 है, आपने जो बताया। 6-8 की मात्रा में दे सकते हैं मैम, आप 6-8 ऐसे करके दे सकते हैं। सम संख्या वो तो एक अलग फॉर्मुलेशन है कि वहां पे सम संख्या का उपयोग होता है, 6-8 हाँ, करके। तो 6 वटांकुर का करिए आप। अब इस ठीक साइज है पर भी ठीक डिपेंड करता है। एवरेजली है। वो मतलब पाउडर के रूप में 250 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम से ज्यादा ना हो, इतनी मात्रा में आप ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं हमेशा से इस पर काफी मतलब भरोसा करती हूँ, शिवलिंगी बीज चूर्ण। ये आप दूध के साथ शिवलिंगी और पुत्र जीव के तो पेटेंट ही है, 10 ग्राम दीजिएगा ये आप। आ, 7 दिन के लिए देना है। और इसमें पत्ते बताते हैं, आचार्य भी बताते हैं, और हमने खुद से भी देखा है। मैंने अभी भी बताया था ना कि दूध ज्यादा, घी ज्यादा, मक्खन ज्यादा। और इसको आप मतलब जब ये चूर्ण चल रहा होता है, मेडिसिन चल रहे होते हैं, तो पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा चावल, दूध, घी, थोड़े से सफेद वाले जो डायटरी फूड्स है ना, खीर बनाकर, ऐसे बनाकर उसी पर उसको रखे। मतलब ज्यादा नमक, ज्यादा तेज मसाला, मिर्च कुछ भी नहीं देना है पूरी। और ये मुझे लगता है कि हम लोग हर इसमें फॉलो करेंगे। मैंने भी खुद से, जब भी हम गर्भ संस्कार बताते हैं तो उसमें भी जरूर बताइएगा कि आप जो भी गर्भधारणा के लिए पेशेंट को मेडिसिन दे रहे होते हैं ना, छठे दिन से नेक्स्ट कुछ समय के लिए, पूरे इसमें तेज मसाले और नमक, इन तीनों का प्रयोग बहुत कम करें, मतलब मॉडरेटली करें। जरूरत हो तो ही यूज करें। अगर पेशेंट को जरूरत नहीं ना तीखा खाने की, अगर वो पसंद करती है फीका खाना, तो बिल्कुल फीका खाना खिलवाइए, नमक भी कम करवाइएगा। तो ओवरऑल ये, क्योंकि ये देखिए इस मतलब इसमें ये दोनों जो रस है ना, जैसे तीखा और ये, इन दोनों में तेज महाभूत है। हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शीतवीर्य, मधुर रस, जीवनीय, गृहणीय और पोषण करने वाले द्रव्यों की योजना करनी है। तो हम अवॉइड करेंगे उष्णता, क्योंकि उष्णता से काम नहीं बनेगा। तो उष्ण गुण को हमें दूर रखना है। जैसे हम लोग देखते हैं ना,
पुरुषों में भी इसी प्रकार से समस्या होती है, अगर वो ज्यादा उष्ण भून के साथ काम करने लग जाते हैं तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है। सेम थिंग यहाँ पर आपको करनी है। नेक्स्ट, अश्वगंधा घृत का पान सवेरे 10 ml फॉर 15 days, फ्रॉम 6th डे टू आगे 15 दिन तक। जैसे अश्वगंधा आप दूध के साथ देते हैं, वैसे अश्वगंधा घृत का पान भी करवाइए। मतलब ये भी इतना अद्भुत काम करता है कि ये 3-4 महीने में आपको रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे फॉर्मुलेशंस हैं जो हम खास करके गर्भधारणा के लिए यूज करते हैं। शतावरी तेल की मात्रा बस्ती भी सुंदर काम करती है। बला तो हमारा फेवरेट है, हम लोग बला के बिना मतलब कंप्लीट ही नहीं करते सेशन हमारा, क्योंकि बला तो सच में बल देने वाली। आप भी बोलिए, सभी लोग आपका एक्सपीरियंस बताइए आगे। मंदाकिनी जी, डॉक्टर नरेश सर, और हमारे बाकी डॉक्टर्स, शुभ्रा जी, सुवर्णा जी, बोलिए सर। आपके क्या कुछ फॉर्मुलेशंस, कुछ मतलब अनुभव हो तो बताइए। आप कैसे ट्रीट करते हो इनफर्टिलिटी के केसेस को? बोलिए मैम, यशोदा जी, मंदाकिनी बोलिए, नरेश सर। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा जिसका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं है, जनरली दूध, वो जो चावल होते हैं ना, हम उसमें डाल के घी और वो बूरा चीनी वो देते हैं। खीर मसाला हम्म। भी ये ज्यादा यूज करते बिल्कुल। हैं। बाकी साबरी चूरन है वो यूज कर लेते हैं खाने में हाँ। बल के और लिए। मैम। बोलिए। हाँ मैम, फाइब्रॉइड होगा तो भी ये मतलब दूध, चावल, घी ये दे सकते हैं क्या? मैम देखिए, थोड़ा फाइब्रॉइड में ना हमें मतलब दूध तो दे सकते हैं, घी भी दे सकते हैं। फाइब्रॉइड में केवल थोड़ा फैट ज्यादा जो है वो थोड़ा सा मतलब अवॉइड करे तो बेटर होता है। बट कभी कभी ऐसे भी हमें मतलब रिजल्ट मिलते हैं कि फाइब्रॉइड स्मॉल साइज का है, इनफर्टिलिटी है, तो उसमें इंडिकेटेड होता है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट कुछ मात्रा में तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट फाइब्रॉइड के केसेस में थोड़ा शोधन करके रिजल्ट मिलेगा, ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरा अनुभव ऐसे रहा है ना, आप केवल गर्भधारणा का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी फिर आगे प्रॉब्लम आती है, तो बेटर वे फाइब्रॉइड के केसेस में थोड़ा शोधन करके ही दे। अगर डायग्नोसिस वाला है, मतलब परफेक्टली आपने डायग्नोसिस करके पेशेंट बोलता है कि इनफर्टिलिटी है ड्यू टू फाइब्रॉइड, तो वहां पर हाँ, आपको पता ही नहीं है कि फाइब्रॉइड्स थे या कुछ छोटा है उसमें साइज वाला, और आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। बट अगर आपको नॉन केस ऑफ फाइब्रॉइड है तो हम इसमें ऐसे ही विचार करेंगे। बोलिए बाकी सारे लोग, और कुछ फॉर्मुलेशंस? मंदाकिनी। नहीं मैम, मेरा तो कोई ऐसा नहीं है। अभी आपने मुझे, अभी जो मेरी पेशेंट चल रही थी हम्म। जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार कराया था, उसी का मेरा पहला ही था। उसने तो मात्रा बस्ती भी नहीं लिया था, केवल आम पाचन बट्टी, चंद्रप्रभा बट्टी और आरोग्य वर्धिनी बट्टी और फल वृक्ष से ही वो कंसीव कर गई थी। 40 ईयर एज की महिला है वो। देखो वो तो कितने कितने उम्र की थी वो? 40 ईयर की है। मैम बहुत 40 साल अच्छा की। मिला वो आपको रिजल्ट, फिर वो तो है ना। हाँ हाँ। तो उन्होंने 1 महीने फल वृक्ष 1 महीने खाया। फिर मैं आपसे बात करी तो आपने बोला था कि फल वृक्ष कंटिन्यू कर दो, साथ में हम्म। 7 days ये खिला दो, फिर यस। दवा बटी आरोग्य वर्धिनी आम पाचन खा लिया। और वो मुझसे पूछने आई, मैं रह लूं? मैंने कहा रह लूं, बस हो गया मैम कंसीव। हाँ हाँ। वेरी नाइस। अच्छा था ये।
इवन जो उनके पीरियड्स भी मैम है ना 5 डेज कभी पीछे आ रहे थे, कभी 10 दिन पहले आ रहे थे, तो मुझे तो लगा इस महीने तो नहीं होगा, लेकिन वो हो गया आज। कभी कभी ना मतलब वो एक फैक्टर भी होता है कि वो समय समय पर आपने दे दिया ना मेडिसिन, तो समय का भी एक महिमा होता है अपना। कई बार तो हम लोग थक जाते हैं कि भाई अभी इतना क्या क्या करें, रिजल्ट नहीं मिलता, और कई बार तो एकदम फट से मिल जाता है, वो भी होता है। जी मैम सही कह रहे हो। हम्म। तो वो तो और थोड़ा सा मुझे लगता है ना गर्भधारणा के मामले में थोड़ा अध्यात्म के ऊपर भी थोड़ा सा चलना चाहिए। लाइक नक्षत्र कुछ ऐसे देखना, या उसी मुहूर्त से, यानी सो आई जस्ट मतलब ऐसे कि हमें पेशेंट को फुल्ली प्रिपेयर करना है गर्भधारणा के लिए, विथ ऑल द गुड थिंग्स, गुड हैबिट्स, मानसिक शुद्धि, सत्व, विचार की शुद्धि, ये सब करके गर्भधारणा करवाए। पेशेंट बहुत ही रज क्रोध और इनमें है, और आप इसको गर्भधारणा करवा रहे हो, तो इसीलिए मैंने बताया कि आप पहले महीने में बिल्कुल कभी भी भूल कर भी डायरेक्ट मेडिसिन को ही गर्भधारणा की मत दीजिएगा। पहले महीने में उसके नॉर्मल बाकी के जो वाइटल्स होते हैं या मलमूत्र है, अग्नि है, उस पर काम करिए। दूसरे महीने में अगर आम है, आम पर काम करिए, कुछ शोधन थोड़ा सा कर लीजिए। फिर तीसरे चौथे महीने में हमें और फिर आगे काम करना है। तो गर्भधारणा के लिए कभी गड़बड़ हड़बड़ मत करें। थोड़ा सा पेशेंट बहुत हड़बड़ में होता है पेशेंट तो इतने मतलब ये होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि एक महीने में प्रेगनेंसी मतलब एक एक दिन वो गिनकर निकालते हैं, बट वो प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है ना, तो समय तो देना पड़ेगा। इतनी बड़ी जिंदगी की बात है, और ये थोड़ी इसमें ऐसे इतना गड़बड़ करके क्या फायदा है। आराम से करें, और दोनों को ज्यादा खुश रखना, खुश रहना। मैंने बीच में गर्भ संस्कार के भी ये किए थे ना, उसमें भी वही सारी बातें थी। गर्भधारणा देखिए पहले के जमाने में देखिए, आज भी देखिए, कई बार तो कितना नॉर्मली से गर्भधारणा हो जाती है, और कई बार कितनी दिक्कतों का सामना पड़ता है। तो क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं? कहीं ना कहीं आप उन जो इनफर्टिलिटी के सारे कपल्स है, उनका परीक्षण करिए। उनमें आप देखिए आप क्या फैक्टर्स मिलते हैं, क्या चिंता, क्रोध एंड कुछ ऐसे है क्या, और कई भावनात्मक संघर्ष है क्या। तो भावनात्मक जो एक ये होता है ना, सक्सेस मानिए, हैप्पीनेस मानिए, खुश रहना का स्वभाव मानिए, इन सब के साथ चीजें बहुत आसान हो जाती है। और वही अगर तनाव है जिंदगी में, तो फिर आगे प्रॉब्लम्स ही होती है। और इसी को लेकर तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो यशोदा जी। मोस्टली तो स्ट्रेसफुल ही रहते हैं मैम कपल्स। बिल्कुल। आज आज अगर वर्किंग कपल्स है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उसको बहुत ही ट्रैकफुली कम कर। वर्किंग कपल्स में ये समस्या ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ओके, चलिए फिर अगर आपका कुछ ये होता है तो आप ग्रुप पर भी डाल सकती है, स्त्रियों के संबंध में प्रश्न, तो अच्छे से हम इस पर ये करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट सत्र स्टार्ट करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ सभी का। डॉक्टर अनुपमा जी नमस्ते मैम। नमस्ते। आप गायनिक से ही है ना डॉक्टर अनुपमा? Yes, madam. I'm from Gynecol. अच्छा, I'm in Bangalore. कहाँ पे है अभी फिलहाल? Bangalore में। ओके, कॉलेज में है? हाँ, I'm working in a college as a professor. एट विच कॉलेज? कालाभैरवेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज। ओके मैम, ओके ओके, तो स्वागत है मैडम मैम आपका। चलिए। मैम अनुपमा मैम मेरी मैम है। जब हम लोग अच्छा, हाँ ये मेरी गुरु है। शायद मैम को मेरा चेहरा याद नहीं होगा, मैं याद नहीं आप हूँ चेहरा मंदाकिनी। बता दीजिएगा। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो बहुत अच्छा लगा मैम को देख करके। Nice मैम here चेहरा देख also. लीजिए मेरा। मैं आपको शायद याद होगा अपर्णा अशोक तिवारी अमूल्य बैच की। नमस्ते मैम। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। हाँ Nice. नाइस टू सी यू मैम। थैंक Nice यू। to
Yeah, definitely. So welcome मैम, it was really nice कि शायद मैंने आपको एक बार कांटेक्ट भी किया था आपके सत्र के लिए, किसी आप शायद बिजी थी तब उस समय पे। ठीक है, चलिए हम लोग अभी नाड़ी के ऊपर बात करते हैं। तो नमस्ते सभी को, डॉक्टर गोरख सर, हर्ष सर और बाकी सारे हमारे वैद्य लोगों को। हमने कल नाड़ी का एक प्रायोगिक सत्र लिया जिसमें मैंने नाड़ी परीक्षा क्यों करनी है इसी को लेकर अपने विचार प्रकट किए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम बात करने वाले हैं नाड़ी कैसी बनती है, धमनी, धमन, धमान, स्पंदन कैसे महसूस होता है, हाउ वी कैन फील द पल्सेशंस, ये पल्सेशंस आते कहां से है। कल थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था, डॉक्टर गोरख सर ने बताया था कि हृदय की कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये पल्सेशन आते हैं। और कुछ इसमें आपका लॉजिक हो तो बताइए, हाउ द पल्सेशंस आर देयर, व्हाई नो इम्पल्स, नो इम्पल्स रहते हैं उसके साथ, तो वो पल्सेशन आते हैं और हमें फील होते हैं वो पल्सेशन। कहाँ से आते मैम? ये नाड़ी जो रहती है ना, अपनी नाड़ियां, उससे आते वही हैं। नाड़ी में, देखिए नाड़ी में क्यों हमें वहां पे स्पंदन महसूस क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, लॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस, नाड़ी में स्पंदन लगने का लॉजिकल कारण क्या है? ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और बताना चाहूंगी कि नाड़ी, नली या जो चैनल है जिसकी कल्पना की है उसके बारे में हमारे आचार्य बहुत ही अलग तरीके का वर्णन करते हैं। यानी जैसे मैंने कल आपको पेन का उदाहरण दिया था, इसी क्रम में मैंने आज और थोड़ा सा मतलब इसको अच्छे से ये करे इसके लिए मैंने और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉ लिया है, आप सभी जानते हैं स्ट्रॉ को। तो ये स्ट्रॉ क्या काम, क्या है स्ट्रॉ का काम, क्या करता है स्ट्रॉ, क्यों यूज करते हैं हम लोग स्ट्रॉ? मैम सकिंग वाटर और जूसेस। हाँ, सकिंग वाटर और जूस जो भी है, तो इससे हम लोग सर्व करते हैं। तो कैसे यहाँ से जो भी फ्लूइड है, जूस है, पानी है, वो चला आता है। सेम वे अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना है, मैंने आज तैयारी करके मैंने ये किया है। देखिए ऐसे इसमें हमने पानी ले लिया, ओके, ग्लास से इस स्ट्रॉ के द्वारा हमने पानी ले लिया। तो बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ ये पानी स्ट्रॉ में आ जाता है, इसी प्रकार से शरीर में भी हमारे हृदय के द्वारा ये जो स्ट्रॉ है इट कैन बी कंसिडर्ड एज धमनी, और ये हृदय के आकुंचन के साथ धमनी से रक्त का प्रवाह होता है। जब बच्चे होते हैं या हम भी कभी कभी जूस, पानी कुछ पीते हुए फ्लूइड, उसमें से एक आवाज निकालते हैं। ये आवाज, अगर इसमें देखिए पानी खत्म हो गया होता है तो अलग आवाज आती है, और स्ट्रॉ में जब जूस या पानी या फ्लूइड कोई तरल पदार्थ आता है तो अलग आवाज होता है, अलग महसूस वहां पे होता है। तो ये महसूस होना यानी स्पंदन, ये जो हम फील कर रहे इस स्ट्रॉ में, इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो एक महसूस होता है